इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 13 के बारे में और ये बताएगा कि हम लोग आखिर बीमार क्यों पड़ते हैं, यानी कि वाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आप रहन सहन के बारे में समझ सकते हो कि नॉर्मल व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े। हम लोग समझेंगे कि आखिर हेल्थ होता क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर समझेंगे कि क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है, आखिर डिजीज़ और हेल्थ में क्या अंतर है, डिजीज़ फ्री और हेल्दी में क्या अंतर होता है। फिर अलग अलग टाइप का छोटा मोटा जो नॉर्मल डिजीज़ेज़ होते हैं, जो बहुत पॉपुलर एक तरह से कह सकते हो आप डिजीज़ होता है, वो क्या होता है। क्रॉनिक डिजीज़ और पुअर हेल्थ क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ क्या होता है, आखिर डिजीज़ हम लोगों को होता क्यों है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर छोटे मोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे कि प्रोटोजोआंस, बैक्टीरियाज, उन सब के भी बारे में थोड़ा थोड़ा सा उनका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें अंत तक इस चैप्टर में ताकि कोई भी व्यक्ति जो इसको देख रहा है, चाहे वो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक जनरल नॉलेज के लिए चैप्टर है, ये आपके बेटरमेंट के लिए एक चैप्टर है। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखो हमारे शरीर में, मतलब हमारे बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडीज़ में सेल है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है। जैसे सेल है अगर मान लेते हैं तो सेल में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये सब का अलग अलग फंक्शन है, वो अपना काम करते जा रहा है, तो एक सेल जो है वो फंक्शन करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडीज़ है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अगर किडनी हमारा यूरिन फिल्टर नहीं करेगा, अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो हम लोग चलेंगे कैसे। अब इन सब चीज़ों को चलने के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एनर्जी देगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि फूड, सेल, ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हेल्थ हेल्थ आखिर होता क्या है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है इन सब चीज़ों से, और आखिर हेल्थ नहीं होगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकता है। अब देखो हम लोग आम जिंदगी में हेल्थ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बोलते हैं यार हेल्दी रहा करो यार, तुम्हारा हेल्थ बहुत ख़राब हो गया है, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी तो हमारे टीचर जो है वो क्लासरूम में जब होंगे तो वो बोलते हैं यार दिस इज़ नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड। अब ये हेल्दी का मतलब क्या होता है, ये हेल्थ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर आप समझो तो पहले के ज़माने में जब हमारे दादाजी लोग हुआ करते थे, दादी लोग होती थी, तो या फिर हैं, तो उन लोगों के लिए, जो हमारी दादी हैं या जो हमारे दादाजी हैं, उन लोगों के लिए हेल्थ क्या है कि वो ताकि वो घूम सकें, कहीं मार्केट जा सकें, या फिर वो अपने परिवार वालों से मिल सकें, नेबर से मिल सकें, और वो बीमार ना पड़े, उसको बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, अब बच्चे जो आप पढ़ रहे हो या जो आप सुन रहे हो अभी हमारे चैनल में या फिर वीडियो में, उसके लिए हेल्थ क्या है कि वो अच्छे से मेरी बातों को सुन रहा है, वो अच्छे से उसको समझ रहा है, उन चीज़ों को वो देख रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, तो वो हेल्दी एटीट्यूड हो गया। जो हमारे क्लास में सर बोले थे दिस इज़ नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर क्लास में पढ़ा रहे होंगे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और आप कहीं गेम का सोच रहे हो या पबजी के बारे में सोच रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो, तो ये एक हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। इसके लिए आपका जो बच्चे भी देख रहे हैं उसके लिए हेल्थ का मतलब हो गया कि आप मेरी बातों को समझ रहे हो अच्छे तरीके से, उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हेल्थ जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिफाइन कर सकता है। किसी के लिए हेल्थ जो है वो फिजिकली हो सकता है, किसी के लिए मेंटल हो सकता है, किसी के लिए सोशल हो सकता है। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जो सोशली बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो उसको कि वो अपने घरों में रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो इसका मतलब कि वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, कोई हो सकता है जो कि फिजिकली कोई काम नहीं कर पा रहा, वो हमेशा बेड रिडन रहता है, तो उसको बोल सकते हैं वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है, किसी का मेंटली ख़राब है, कोई मेंटल है, मेंटल असाइलम में है, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम लोग समझ सकते हैं कि हेल्थ जो है लोगों के लिए अलग अलग होता है। अब पर्सनल और कम्युनिटीज़ इश्यूज़ दोनों चीज़ें मैटर करती हैं हेल्थ के लिए। अब ये कैसा बात हुआ, इसको समझते हैं। देखो अब मान लो कि आप कहीं पॉश एरिया में रहते हो, मान लो कि आप कोलकाता का सॉल्ट लेक में रहते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। सॉल्ट लेक में आपको हॉस्पिटल है, बढ़िया सा प्लेग्राउंड है, बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं आपको, आपका एयर बहुत साफ़ है। ठीक है, तो इस एरिया में आप रहते हो, तो वहाँ पे आपका जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा आपका बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा है।
ठीक है, मान लेते हैं अभी 2 मिनट के लिए, आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई पुलिस नहीं आती, सब शांति, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी अपना, तो गोकुल धाम सोसाइटी के ऐसा आपका बहुत अच्छा वहाँ पे कम्युनिटी है, बहुत अच्छा आपका सराउंडिंग है, इसलिए आपका वहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छा रह सकता है। अब दूसरा आप ले लो कि मान लो कि जो स्लम एरिया में रहते हैं, जैसे कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो झोपड़पट्टी में गंदगी हर जगह फैली हुई है, ठीक है, लोग लड़ते रहते हैं, कभी पुलिस केस हो गया, कभी कुछ हो गया, लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लोग अनएम्प्लॉयड है वहाँ पर, ठीक है, स्लम एरियाज़ में। तो इन सब सिचुएशंस में वो जो इंसान है उसका उसका जो है हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिट्रीमेंटल हो सकता है उसके लिए, उसको वो काफ़ी ज़्यादा घट सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इस तरह से हम लोग देखें 2 सोसाइटी के बारे में, एक तरफ गोकुलधाम सोसाइटी था अपना और एक तरफ स्लम एरिया था। तो अब आप खुद समझो कि इंसान का जो हेल्थ है वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं, वो सिर्फ मान लो कि वो जो बच्चा स्लम एरिया में रहता है उसको सब कुछ पता है हेल्थ के बारे में, ठीक है, वो अपने आप को बहुत स्वच्छ रखता है, लेकिन उसका सराउंडिंग स्वच्छ नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज गिरा हुआ है, वहाँ पे लोग टट्टी कर रहे हैं, ठीक है, खुले में शौच कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार से नाली खुला हुआ है, तो इस प्रकार से उसका सराउंडिंग बहुत सही नहीं है, तो इसलिए उसका हेल्थ जो है काफ़ी रिस्क में है। लेकिन जो व्यक्ति गोकुलधाम सोसाइटी में रहता है, अगर उसका पर्सनल केयर ठीक है तो उसका सराउंडिंग भी सही है, इसलिए उसके लिए वो हेल्दी माहौल बन सकता है, ठीक है। अब इसलिए हम लोग अलग अलग इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लोगों का हेल्दी रहना सिर्फ उस इंसान पर नहीं बल्कि उसका सराउंडिंग पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोगों ने समझ लिया सराउंडिंग के बारे में, अब समझते हैं पर्सनल हेल्थ के बारे में। अब पर्सनल हेल्थ में मानो कि आप जो है जंक फूड खा रहे हो, तो जंक फूड अगर आप खा रहे हो तो आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप साफ सफाई रखते हो, आपके अगल बगल में आप साफ कपड़े पहनते हो, अच्छे खाना खाते हो, ठीक है, टाइम पे सो जाते हो, टाइम पे एक्सरसाइज करते हो, तो इन सब चीज़ों से आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ये था आपका पर्सनल हेल्थ है ना, आपको स्वच्छ रखना है, आपको मेंटली पढ़ना है, मेडिटेट करना है, लोगों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है, आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना पर्सनली कुछ कुछ केयर कर सकते हो। सोशली में जैसे मैंने बताया कि लोग अच्छे से रहें, इक्वालिटी में रहें, हारमोनी में रहें, जैसे मान लो कि आपसे कोई लड़ता ही रहता है हमेशा, तो आपका भी माथा ख़राब होगा, मेंटली आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप हेल्दी नहीं रह सकते हो। अब जो व्यक्ति स्लम एरिया में रहता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई, और स्लम एरियाज़ में नॉर्मली साफ़ सफाई रहता नहीं है। इसलिए बोला गया है कि 5 एप्स जो कि किया जा सकता है ताकि इंसान स्वच्छ रहे। पहला नंबर है फ्लूइड। फ्लूइड माने कि जहाँ पर भी पानी आ रहा है, अगर आप पीने का पानी ही अगर गंदा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी आप नहीं रह सकते, और आपको बीमार कर देगा। तो इसलिए जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का जो वाटर सोर्स है उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। और आप जो भी पानी आप अपने घर में रखते हो उसको अच्छी तरीके से रखो, उसको सेफली रखो, ठीक है। दूसरा नंबर है फिंगर्स। कुछ भी खाना खाओ हाथ धो लो। अगर आप डेफिकेशन करके आ रहे हो तो हाथ धो लो, वरना क्योंकि उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा रह जाती है, ठीक है। तीसरा है फ्लाइज़, यानी कि हमेशा फूड को कवर करके रखो, क्योंकि अगर गंदी जगह है वहाँ पर अगर फ्लाइज़ है तो वो फूड में आकर के बैठ जाएंगी और उसको दिक्कत कर सकता है और खाने को इन्फेक्ट करेगा, जिसके कारण हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर फ्लाइज़ को कंट्रोल करने के लिए आप मच्छरदानी वगैरह लगा सकते हो। तीसरा है फील्ड, यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स को हमेशा धो लिया जाना चाहिए खाने से पहले। उसके बाद खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुले में शौच करोगे तो क्या होगा, फ्लाइज़ आएगा, फ्लाइज़ बैठेगा और वो बीमारी का घर हो सकता है। और चौथा है फ्लड्स, यानी कि जब भी पानी आए तो वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए चला जाए, यानी कि नाली वाली जो है वो अच्छा तरीके से रहे। पानी अगर ज़्यादा भी पड़ा तो उस नाली से होते हुए बह के निकल जाए। अगर घर में पानी रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, ठीक है, चिकनगुनिया हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था हमारा 5F। हम लोग समझ गए हेल्दी के बारे में। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में भी हम लोग समझ लें कि लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है हेल्दी रहना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डिजीज़ फ्री और हेल्दी के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, डिजीज़ बना हुआ है 2 वर्ड से, यानी कि डिस्टर्ब्ड ईज, यानी कि अगर आप कंफर्टेबली सो रहे हो मान लेते हैं, और अगर आपको कोई आके डिस्टर्ब कर दिया तो आपका वो डिस्टर्ब्ड ईज हो गया, वो आपको एक डिजीज़ कह सकते हो, है ना। तो यानी कि आप अनकंफर्टेबल जैसे ही हुए तो आप उसको बोल सकते हो कि डिजीज़ हो गया है,
ठीक है, आपको डिजीज़ हो रहा है, यानी कि आपका ईज जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बहुत लिमिटेड मतलब होता है। लेकिन जब इसको बड़ा करोगे तो इसका मतलब जब आपको खांसी हो रहा है तो आपका जो कंफर्ट है, यानी कि आपको नॉर्मली तो आदत है नहीं रोज़ रोज़ इतना खांसने का, लेकिन उस दिन आपको बहुत खांसी हो रहा है तो आपका कंफर्ट जो है वो ख़राब हो गया, इसलिए आपको क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया। तो आप बोलोगे यार आपको खांसी हो रहा है, यानी आपको डिजीज़ हो गया। ठीक है, हालाँकि ये भी हो सकता है कि मान लो आपको कुछ डायरिया हो गया, ठीक है? लेकिन हमको पता नहीं है कि आपको डायरिया क्यों हो रहा है, ठीक है? हमको नहीं प सॉरी, मान लेते हैं कि आपको लूज़ मोशन हो गया, ठीक है? लूज़ मोशन होता है जब आपको डायरिया होता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि आपको डायरिया हुआ है, तो ये भी हो सकता है। और डायरिया क्या है? एक डिज़ीज़ है, लूज़ मोशन क्या है? एक डिज़ीज़ है, क्योंकि आपका जो आपका आदत नहीं है 5 बार बाथरूम जाने का, है ना? बाथरूम में जाके करने का, बट उस दिन आपको लूज़ मोशन हो गया तो आप 5 बार जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो कम्फर्ट है वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आपको डिज़ीज़ हो गया, ठीक है? अब हेल्दी क्या होता है कि मान लो कि आपको कोई डिसीज़ नहीं है, माने कि आप एकदम अच्छे से रह रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉडी वैसे ही फंक्शन कर रहा है, आप एकदम मज़े में रह रहे हो, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो। क्यों नहीं हेल्दी हो? क्योंकि आपका अब जब आप टीचर पढ़ा रहा है आपको तो आपका मन नहीं लग रहा है उसमें, जब आप खेल रहे हो तो आपका मन नहीं लग रहा है, टीवी देख रहे हो तो मन नहीं लग रहा है, ठीक है? अब मान लेते हैं कि कोई एक डांसर या कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर के लिए गुड हेल्थ क्या हो सकता है कि वो अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के लिए गुड हेल्थ क्या हो सकता है कि वो स्कोर करे, सेंचुरीज़ करे, है ना, कवर ड्राइव खेले, शॉट खेले अच्छा से, है ना, तो उसके लिए वो गुड हेल्थ हुआ। लेकिन उसको डिजीज़ नहीं है बट उसका शॉट नहीं लग रहा है सही से, वो आउट हो ही जा रहा है, तो वो गुड हेल्थ नहीं हुआ। किसी भी डांसर के लिए गुड हेल्थ क्या हो सकता है कि उसका बॉडी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करे, ठीक है, और वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हेल्दी रहना और डिजीज़ फ्री रहना अलग अलग चीज़ है। हेल्दी रहना और डिजीज़ फ्री रहना अलग अलग चीज़ है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप हेल्दी रहने का प्रयास करो, फिर डिजीज़ अगर आएगा भी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और दूसरी बात, हेल्दी रहना सिर्फ आपके फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल और सोशल प्रॉब्लम भी है, ठीक है? इसलिए व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़, क्योंकि अगर सोसाइटी, जैसे मैंने बताया कि मान लो आप गैंगस्टर वाले एरिया में रहते हो, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, और आपके अगल बगल में सिर्फ गैंगस्टर्स है, मतलब रोज़ मार धाड़ है, रोज़ पुलिस आता है, रोज़ कोई ड्रग्स पी रहा है, कोई ये पी रहा है, कोई वो पी रहा है ना, तो इस प्रकार से आपका सोसाइटी अगर सही नहीं तो आपका हेल्थ भी सही नहीं रहेगा, आपका तो माथा सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमेशा वो सब चीज़ें के बारे में सोचोगे। तो सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ का सही रहना भी आपकी हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब डिज़ीज़ और उसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, हेल्दी के बारे में तो हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कि डिज़ीज़ आखिर दिखता कैसा है। तो देखो, हम लोगों ने सेल के बारे में जाना, पहले टिश्यू के बारे में जाना, ठीक है? तो टिश्यू और सेल हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आगे चल के हमारा ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जो है वो अलग अलग काम करता है, जैसे कि किडनी जो है हमारा यूरिन फिल्टर करता है, हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करता है, मसलोस्केलेटल सिस्टम जो कि बोन्स और मसल्स का बना हुआ है वो हमें आगे बढ़ने के लिए या फिर अलग अलग काम करने के लिए मदद करता है, ठीक है? अब जब कभी भी डिजीज़ होगा तो उसमें एक कुछ ना कुछ सिस्टम जो है ख़राब हो गया। फॉर एग्जांपल, जब आपको डायरिया हुआ तो आपको लूज मोशन होगा, इसका मतलब आपका स्टमक ख़राब हो गया, ठीक है? पेट दर्द दे रहा था, आपका स्टमक ख़राब हो गया। जब आपका माथा दर्द दे रहा है, इसका मतलब आपका ब्रेन में दिक्कत है, ठीक है? जब आप कफ कर रहे हो तो मतलब जब आपको कफ हो गया तो इसका मतलब लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब जब डिजीज़ होगा आपको तो कोई ना एक प्रॉब्लम आपको ऑर्गेन्स में होगा ही होगा, ठीक है? अब जब आपको डिजीज़ हुआ, लेट्स से आपको हेडेक हो गया, तो हेडेक आपको किस प्रॉब्लम के लिए हुआ ये थोड़ी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये तो आप ही जान सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ाई नहीं किया साल भर, अब पढ़ाई नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया तो आपको एग्ज़ामिनेशन स्ट्रेस आ रहा है, या फिर आपको मेनिंगिtis हो गया, ठीक है, या कोई और डिज़ीज़ हो गया तो आपका माथा दर्द दे रहा है। तो इस प्रकार से, या आप किसी के बारे में सोच रहे हो, सोचते-सोचते आपका माथा दर्द दे रहा है। तो इस प्रकार से डिज़ीज़ कुछ भी हो सकता है, उसका हमको कॉज़ पता करना पड़ेगा पहले कि क्या है आखिर, इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपका चेक करता है, पूछता है आपको भाई क्यों हो रहा है। जब आप उसको बात से समझ में नहीं आता है, मतलब जब आपसे बात करते-करते डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ है, तो फिर वो टेस्ट वेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा भाई साहब ये चीज़ चल रहा है इसमें, तो फिर वो जा कर के ठीक करता है, ठीक है? तो डिज़ीज़ के 2 प्रकार इंपॉर्टेंट, पहले एक्यूट और एक क्रोनिक। क्रोनिक क्या नहीं, बहुत लंबे समय तक चलते रहना, जैसे कि अपना कैंसर। एक्यूट यानी कि बहुत कम समय तक चलना, ठीक है, जैसे कि मान लो खांसी, फीवर, ठीक है, ये सब क्या होता है, कम समय के लिए चलता है। डेंगू, है ना, ये सब क्या होता है, ये बहुत कम समय के लिए चलता है। लेकिन क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय तक, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय तक चलता है। अब क्रोनिक
डिजीज़ और पुअर हेल्थ के बारे में जानते हैं। क्रोनिक डिजीज़ यानी बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब जब लंबे समय तक चलेगा तो आपका हेल्थ को तो वो प्रॉब्लम करेगा ही। लेट्स से कि आपको टीबी है, ठीक है। अब आप मान लो बहुत पढ़ने में अच्छे हो, या फिर लेट्स से गोली मारो पढ़ने में, मान लो आपकी खेलने में बहुत अच्छे हो, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, बैट्समैन हो आप एकदम तगड़े वाले। अब जब आप बढ़िया खेलते हो तो बॉल अच्छा आ रहा है, आप बढ़िया शॉट सब खेल रहे हो, लेकिन आपको है यहाँ पर टीबी। अब बीच में बहुत ज़्यादा बॉलिंग कर रहा है, आपको खांसना पड़ गया, तो आपका हेल्थ भी ख़राब हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब आपका शॉट सही नहीं लगेगा, आप आउट हो जाओगे। तो इसका मतलब जब क्रोनिक डिजीज़ रहता है तो पुअर हेल्थ होना एक तरह से उसका कम्प्लीमेंट्री बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब आपका डिजीज़ होता है, इनफैक्ट स्पेशली जब क्रोनिक डिजीज़ होता है तो आपका कोई ना कोई जो बॉडी का ऑर्गन है वो इफ़ेक्ट करता है। जब बॉडी का ऑर्गन इफ़ेक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपका हेल्थ भी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, है ना। अब मान लो कि आपको कफ हुआ, कफ जो है वो एक्यूट डिजीज़ है, वो कम समय के लिए होता है, तो आपको कुछ टाइम के लिए आप संभाल लोगे, चलो 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें मेरा हेल्थ ख़राब नहीं हो क्योंकि मेरा मेंटली बहुत स्ट्रांग है। हम 1 हफ्ता चला गया, लेकिन फिर तो ख़त्म हो जाएगा ना, ठीक है। फिर तो कफ खत्म हो जाएगा, और वो इसलिए कफ जो है यानी कि जो एक्यूट डिजीज़ है विल हैव नो लास्टिंग इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, हमारा हेल्थ वो ख़राब नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक के लिए। लेकिन क्रॉनिक क्या है, वो लंबे समय तक चलते रहेगा और हमारा हेल्थ भी ख़राब कर देगा। हम धीरे धीरे जो है वो परेशान हो जाएंगे, हम धीरे धीरे जो है सोसाइटीज़ टूटने लगेंगे, कम्युनिटीज़ टूटने लगेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्रोनिक डिजीज़ होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है और हमारा हेल्थ को बहुत लंबे समय तक वो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि डिजीज़ का कारण क्या होता है। आखिर आपको टीबी हुआ, लेकिन किस कारण से हुआ ये तो हमने पता ही नहीं किया, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि हमारा एक बेबी है जो लूज़ मोशन से सफ़र कर रहा है। अब हमको पता ही नहीं है कि ये लूज़ मोशन क्यों हो रहा है इसको, आखिर ये इतना बार क्यों कर रहा है ना। बच्चे को हमेशा बहुत बार होता है लूज़ मोशन, लेकिन माँ लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसको लूज़ मोशन हुआ ही क्यों है, ठीक है। तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। लेट्स से कि माँ को लगा कि इसको इन्फेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये इन्फेक्शन हुआ कहाँ से, आखिर ये इन्फेक्शन जो हुआ उसको ये हुआ कहाँ से। तो हमको समझ में आया, मतलब जो उसकी माँ है उसको समझ में आया कि ये इन्फेक्शन शायद उसको गंदी पानी जो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो जो पिया उसी से उसको इन्फेक्शन हो गया। तो वो गए अब अनक्लीन वाटर के पास कि आखिर ये लूज़ मोशन जो हुआ उसको इन्फेक्शन से हुआ, और ये इन्फेक्शन हो सकता है कि वो गंदी पानी पिया इसलिए हुआ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बच्चा जो है वो हेल्दी नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए उसको रिस्क उसका डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, और इसलिए शायद उसको डिजीज़ हो गया, ठीक है। अब ये तो पहला था अपना कि गंदा पानी पिया ऐसे डिजीज़ हो गया, लेकिन दूसरा पार्टी क्या हो सकता, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि जो बच्चा है उसका डिजीज़ सही नहीं, उसका हेल्थ सही नहीं होगा इसलिए शायद उसको डिजीज़ हो गया। अब जब उसको उसका हेल्थ सही नहीं था तो क्यों नहीं उसका हेल्थ सही था, शायद हो सकता है उसको सही खाना नहीं मिला हो, या उसको सही एक्सरसाइज नहीं मिला हो, या वो सही से उसको जो उसका रिक्वायरमेंट है, मान लो उसका रिक्वायरमेंट है एक कटोरा यानी कि 2 रोटी और एक कटोरा दूध, बस उसको मिल रहा होगा आधा कटोरा दूध और 1 रोटी, शायद इसलिए भी हो सकता है। अब ये पता करें कि आखिर बच्चा को क्यों नहीं उतना खाना मिला। ये तो हो सकता है कि जो कमाने वाला हो या जो फैमिली हो वो बहुत पुअर हो, ठीक है। वो जो बहुत पुअर हो, अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उतना दूध खरीद सके, उतना रोटी खरीद सके और बच्चे को दे सके, तो इसलिए हो सकता है कि बच्चा को लूज़ मोशन हो गया हो, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या समझे कि हो एक साइड में हम लोग ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि पैथोजेंस यानी कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरा साइड हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि उसका जो फैमिली है उसमें उतना पैसा नहीं है, इसलिए वो उतना खाना नहीं ला पा रहा है, इसलिए उस बच्चे को उतना खाना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा उसको डिजीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए उसको डिजीज़ हो गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, 2 चीज़ हो सकता है। पहला सीन में हम लोगों ने देखा था कि उसको हो सकता है कि पानी सही खराब, मतलब पानी जो खराब पानी पी लिया। अब खराब पानी क्यों पिया, क्योंकि जो पब्लिक सर्विस है यानी कि जो गवर्नमेंट हम लोगों को पानी देती है वो पानी शायद उसका ख़राब हो, जो गवर्नमेंट पानी दे रही है वो पानी हो सकता है ख़राब हो, इसलिए वो बच्चे को हो गया डिजीज़। तो अब मान लेते हैं कि जो बच्चे को डिजीज़ हुआ वो पानी खराब पीने से हुआ, ठीक है, अनक्लीन वाटर पीने से हुआ। तो यहाँ पर देख लें हम लोग कि हर डिजीज़ में 2 कॉज होता है, पहला होता है इमीडिएट कॉज जो कि वो अनक्लीन वाटर पिया उस लिए, और दूसरा होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज, शायद उसके पास उतना नरिशमेंट नहीं मिला उसको, इसलिए उसके पास उतना उतना डिजीज़ को झेलने का रिस्क नहीं था, इसलिए उसको डिजीज़ हो गया। तो 2 कॉज मिल गया ना हमको, इमीडिएट कॉज क्या था यहाँ पानी, और कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या था गरीबी।
जो बच्चे के फैमिली के पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए वो उतना उसके लिए कर ना सका। ठीक है। अब दूसरा कॉज होता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉज। हम लोगों ने यहाँ देखा कि पानी से बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम हो गया हो, ठीक है, लूज मोशन हो गया हो। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कॉज को हम इमीडिएट कॉज को हम लोग माथे में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये दो तरह का कॉज होता है। पहला होता है इन्फेक्शियस एजेंट से, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेगा। अब जिस डिजीज़ में जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इमीडिएट कॉज करेगा उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा मलेरिया, जैसे मच्छर आके मलेरिया नहीं, हमारा अपना डेंगू हो गया है ना, चिकनगुनिया हो गया, ये सब हो गया इन्फेक्शियस डिजीज़। या फिर हमारा कोरोना वायरस, सबसे बड़ा एग्जांपल कोरोना वायरस, ये क्या था, इन्फेक्शियस डिजीज़ था, एक दूसरे से इन्फेक्ट हो रहा था। यहाँ पर क्या था, कोरोना वायरस का एक माइक्रोब था जो कि पूरे कम्युनिटी को इन्फेक्ट कर रहा था। ठीक है। अब दूसरी तरफ ऐसा डिजीज़ होता है जो कि इन्फेक्शियस नहीं होता है, यानी जैसे कैंसर हो गया, जैसे डेंगू हो गया, ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से तुरंत नहीं फैलती है ना। कैंसर तो ऑब्वियसली नहीं फैलती है, और वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, कैंसर को एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। कैंसर मेनली आपका कब होगा, जब आप में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होगा, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, या डायबिटीज़ मान लो, डायबिटीज़ भी इन्फेक्शियस नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दो तरह का डिजीज़ होता है। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होता है वो हम लोग वो किस प्रकार से स्प्रेड कर रहा है, यानी कि वो किस तरह से बह रहा है, उस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर वो बहुत तेज़ी से बह रहा है, एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। अगर वो एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। ठीक है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में अगर बात करें तो इन्फेक्शियस पहले हम लोग बात करना पड़ेगा कि आखिर एजेंट कौन है। जैसे कि मान लो कि आपके घर से इसके घर में पार्सल हुआ, तो कोई ना कोई तो लेके गया होगा ना भाई साहब, है ना। तो जो ले जाने वाला हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आखिर एजेंट कौन है, तो एजेंट को हम लोग ग्रुप में डिफाइन करते हैं। पहला हो गया वायरस, दूसरा हो गया बैक्टीरिया, कुछ हो गया फंगी, कुछ हो गया प्रोटोजोअन्स, या कुछ हो गया सिंगल सेल्ड एनिमल्स, या प्रोटोजोअन्स एक ही चीज़ है, और कुछ हो गया वॉर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, ये है सार्स। ठीक है, जो हमारा कोविड था ना, वो भी सार्स वाला ही था, यानी कि वो सांस से भी निकल रहा था। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कर रहा था। ये लिशेमेनिया, ठीक है, लिशेमेनिया जो कि कालाजार को कॉज करता है, यानी कि जिसके कारण हमें कालाजार होता है, प्रोटोजोआ है एक ये। तो ये भी एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। फिर रिंग वॉर्म, ठीक है, ये जो हमारे इन्फेक्ट रिंग में फंजाई होता है, तो ये रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये स्टैपोफ्रेको कोकी हो गया, ट्रेपनोसोमा हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब जो हमारा अलग अलग ग्रुप था, जैसे कि वायरस था, प्रोटोजोआ था, बैक्टीरिया था, फंजाई था, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वायरस से नॉर्मली होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है, यानी कि बुखार, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर, एड्स भी होता है। ठीक है, क्लोरा, फीवर, टीबी, एंथ्रैक्स, ये सब बैक्टीरिया से होगा। और अलग अलग स्किन इन्फेक्शन जो है, जैसे हमारा दाद हो गया, खाज, खुजली, ये सब हमारा फंजाई से होगा। प्रोटोजोअन्स जो है वो मलेरिया और कालाजार को कॉज करता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें मेनली हमें प्रॉब्लम देती है और ये हमें डिजीज़ देती है। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। अब आप सोच रहे हो कि हमें ये एजेंट को स्पेसिफाई करने का क्या ज़रूरत है, अलग अलग ग्रुप बनाने का क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी तो उस प्रकार होगा ना। अब फंजाई का ट्रीटमेंट हम लोग वायरस में थोड़ी कर सकते हैं, वायरस का ट्रीटमेंट हम लोग फंजाई में थोड़ी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप का अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से हमको टीबी भी हो रहा है, एंथ्रैक्स भी हो रहा है। अब एंथ्रैक्स भी हो रहा है और टीबी भी हो रहा है, लेकिन कॉज तो बैक्टीरिया है ना। तो बैक्टीरिया का जो जीन है वो तो एक जैसा ही रहेगा। उसमें कुछ तो, जैसे टीबी का जो कॉज किया बैक्टीरिया और एंथ्रैक्स का जो कॉज किया बैक्टीरिया, उसमें कुछ तो कॉमन चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको अलग अलग टाइप में मतलब उसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, वायरस जो है वो हमेशा होस्ट सेल में रहता है। जैसे कि अगर वो हमको इन्फेक्ट किया ना, जैसे इंसान को इन्फेक्ट किया, तो इंसान के अंदर जा कर के वो रहेगा, वो बाहर में नहीं रहता है। बल्कि बैक्टीरिया जो हमेशा बाहर में रहता है, ठीक है, वो होस्ट सेल में नहीं रहता, वो अपने सेल में रहता है।
ठीक है। और अगर जो बैक्टीरिया है, जो अगर वायरस है वो अगर इंसान को इन्फेक्ट करेगा तो इंसान के अंदर अपना जो इंसान का सेल है उसमें जाकर के वो रहेगा, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई बहुत फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर जाता है, लेकिन वॉर्म्स जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया, ठीक है, रिंग वॉर्म हो गया, ये सब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करता है। इसलिए आप देखो कि रिंग वॉर्म एक जगह पर होता है तो एक जगह पर ही नॉर्मली रहता है, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी फटाफट पूरा बढ़ नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ऑल बैक्टीरियाज आर रिलेटेड, ऑल वायरसेस आर रिलेटेड, और ऑल फंजाई ऑल प्रोटोजोन्स आर रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया कि डॉक्टर लोग को ये करने में आसानी थोड़ा बहुत हो जाता है। अब बैक्टीरिया का जो ड्रग है वो फंजाई पे तो काम नहीं करेगा, फंजाई का ड्रग बैक्टीरिया पे फाइट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से मान लो एंटीबायोटिक्स है, तो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली क्या काम करता है, ये जो है बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक कर देता है बैक्टीरिया के लिए। ये वाला बैक्टीरिया वाला, अब आप बोलोगे कि हम वायरस पे लगा दें, तो वायरस पे तो नहीं काम करने वाला है ना वो चीज़, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन का अगर बात करें तो पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरियल प्रोसेस को रोक देता है। लेकिन ये बैक्टीरियल प्रोसेस को कैसे रोकता है कि जो सेल वॉल बना देता है। अब सेल वॉल को तो बैक्टीरिया तोड़ नहीं सकता, ठीक है, और वो मर जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन सेल तो सेल वॉल नहीं ना बनाता है जल्दी से, ह्यूमन सेल सेल वॉल नहीं बनाता। आपको पहले ही पता होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन ह्यूमन सेल में तो सेल वॉल नहीं होता है। तो पेनिसिलिन जो है वो हम में कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए पेनिसिलिन क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मारता है और हम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब वायरस का अगर बात करें तो वायरस ये वाला पाथवे यूज़ ही नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे सेल में आकर के रहेगा, है ना। इसलिए एंटीबायोटिक्स ये काम ही नहीं कर पाता है वायरल इन्फेक्शन पे, पेनिसिलिन कोई काम ही नहीं कर पाता है। इसलिए अगर जब हमें कॉमन कोल्ड होगा, यानी कि जब हमको बुखार बुखार हो जाएगा, तो इसलिए उस समय में एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता है, ना तो वो हमको कोई राहत मिलाता है, ना ही हमारा सीवियरिटी को कम करता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक, जैसे हम लोगों ने एजेंट समझ गया, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जाता ये कैसे है, किस पाथ से जाता है। तो बहुत सारा माइक्रोबियल एजेंट जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है, और ऐसे में हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना, यानी कि एक, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से जो डिजीज़ जाता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। बहुत सारा डिजीज़ अलग अलग टाइप से आता है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये देखो मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि बीमार है, ठीक है, बीमार है। अब ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ओके, ये खांसा, जब ये खांसेगा तो बड़ा बड़ा जो ड्रॉपलेट्स का मुंह से निकला वो आकर के नीचे ज़मीन में रह गया। अब ज़मीन से यहाँ पर इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर ये खांसा मैक्सिमम लेट से 4 मीटर, तो इसका हवा में भी थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स रहेगा, ठीक है। ये हवा में आया और ये थोड़ा दूर तक जाएगा, और ये 1 घंटा कुछ मिनट से लेके 1-2 घंटा तक रह सकता है हवा में। अब इस हवा से जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसको हो सकता है कि वो वहाँ पर उसको भी इन्फेक्ट कर ले, ठीक है। कुछ कुछ जो ड्रॉपलेट है वो इवापोरेट कर गया और वो आकर के चिपक गया यहाँ पर इस एरिया में। अब वहाँ पर जो टच करेगा हो सकता है उसको इन्फेक्ट कर जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बैक्टीरियाज वगैरह है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हवा से भी इन्फेक्ट हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे हमारा कोविड-19, अभी कोरोना वायरस हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ये सब जो है हवा से इधर उधर जा सकता है। ये सेम चीज़ यहाँ पर होगा, इसलिए टीबी बहुत फैलता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हवा वाला बात। अब डिजीज़ जो है वो वाटर से भी बहुत ज़्यादा इधर उधर जा सकता है, जैसे कि मान लो नाला से, ठीक है, नाली जा रहा है, नाली में गंदा पानी जा रहा है, उससे भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पानी स्टोर कहीं पर करके रखे हो तो उसमें बहुत सारा डेंगू वेंगू आ सकता है, फ्लाइज आ सकता है, तो इस प्रकार से हमको क्लोरा हो सकता है, ठीक है। या फिर गंदी पानी अगर पीने वाला पानी से मिल जाए तो हमको गट में प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब वायरस जो है वो एड्स, इनफैक्ट जो है एड्स जो है वो वायरस से फैलता है। अब ये वायरस जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैल सकता है, जैसे कि अगर कोई सेक्स करेगा या हो सकता है कि वो हैंड टू हैंड मिलाए तो उससे फैल सकता है, ठीक है। नॉर्मली वो सेक्सुअल एक्टिविटी से ही फैलता है, बट हैंड टू हैंड अगर कोई मिलाएगा तो उससे भी आ सकता है। अब एक मान लो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है, तो इसका जो डिजीज़ है ये इसमें कैसे जा सकता है। लेट्स से कि इसको एक मच्छर काटा, अब ये मच्छर जो है यहाँ पर आके इसको भी काट दिया, तो सेम डिजीज़ चला गया, है ना, मलेरिया हो गया। लेट्स से गंदा ये खाना खाया,
ये खाना खाया और इसका टच हुआ यही वाला पानी, ये हेल्दी पर्सन पी लिया तो इसको हो जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि ये इंसान जो है वो मग से नहाया वगैरह किया, अब ये इसका टच किया हुआ अगर ये वाला पिएगा पानी या चाय जो भी है तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है। हवा से भी हम लोग डिस्कस कर ही लिए। डायरेक्ट कांटेक्ट से यानी कि अगर हाथ मिलाएगा, जैसे हम लोगों ने देखा ना कोविड-19 में, तो वो बोल रहा था कि हाथ भी मत मिलाओ, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, या सेक्सुअल एक्टिविटी से एड्स वगैरह हो सकता है। तो इस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जो है वो वायरस जा सकता है। ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में एड्स हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से कि ये एक कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता तो है ही, लेट्स से क्या, तो ये एक डॉग है। अब डॉग जब हमको काटेगा तो हमको रैबिड हो सकता है, अगर इसको इन्फेक्शन वाला मतलब एक इंजेक्शन आता है, अगर वो इंजेक्शन इसको नहीं मिला है तो हम लोगों को वो इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो और हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इंसान से ज़्यादा इनफैक्ट कुत्ते हो गए हैं आजकल। तो इतना ज़्यादा कुत्ता हो गया है कि अगर वो कोई भी कुत्ता काट लिया तो हो सकता है हमको रेबीज़ हो जाए। ठीक है, अगर उसको वो इंजेक्शन नहीं मिला है तो। और मॉस्किटो तो भाई साहब अपना है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह पर कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रैवल कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे ऑर्गन में, इनफैक्ट हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन को कैसे टारगेट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अलग अलग स्पीसीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग पार्ट, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाने को पसंद करता है। अब मेनली वो हमारे एंट्री पॉइंट से समझ में आ जाता है कि कहाँ वो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो हमारे नाक से अंदर गया तो वो मेनली जाएगा लंग्स में। ठीक है, ये हम लोग कहाँ देख सकते हैं, टीबी में देख सकते हैं। जब टीबी होता है तो टीबी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो नॉर्मली नाक से हम लोग सांस लेते हैं उससे जाता है, उससे जाने के बाद वो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये माउथ से भी जा सकता है बट वो मेनली लंग्स में जाएगा। और टाइफॉइड अगर वो इनफैक्ट अगर कोई बैक्टीरिया जो कि टाइफॉइड कॉज करेगा, अगर वो माउथ से जाएगा तो वो हमारे गट में जाएगा, यानी कि पेट में जाएगा। ठीक है, अगर वो या फिर वो लीवर में जा सकता है, जो कि जैसे कि वायरस जो जॉन्डिस हमें कॉज करता है वो लीवर में जाता है। ठीक है, एचआईवी का अगर बात करें तो एचआईवी नॉर्मली सेक्सुअल ऑर्गन से आता है और वो लिम्फ नोड्स यानी कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है उसमें चला जाता है। ठीक है, मलेरिया जो है वो मॉस्किटो बाइट से आएगा, वो हमारे लीवर तक पहुंच जाएगा। जापानीज़ इन्फ्लुएंजाइटिस जिससे हमारा पैर बहुत मोटा हो जाता है, या कि ब्रेन फीवर, वो नॉर्मली मॉस्किटो बाइट से आता है और वो हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक जगह पर जाकर के ही हमें इन्फेक्ट कर रहा है, हमें डिजीज़ दे रहा है। ठीक है, अगर मान लो लंग्स में वो टारगेट गया तो हमको क्या होगा, खांसी होगा और ब्रीथलेसनेस होगा, यानी कि हम सांस सही से नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर लीवर को टारगेट किया तो हमको क्या होगा, हमको जॉन्डिस हो जाएगा। अगर ब्रेन को टारगेट किया तो क्या होगा, हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, हम लोग अनकॉन्शियसनेस फील करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मान लो कोई बोला कि सर हमको लीवर में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या पूछेंगे कि भाई साहब आपको टीबी है क्या। तो इस प्रकार से, ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमारे मेनली बॉडी के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब मान लो टीबी वाला अगर कोई बैक्टीरिया आपके घर में आ गया, आपका नाक से चला गया, आपका लीवर में जाना चाहता है और आपका इम्यून सिस्टम बहुत सही है, तो वो उस बैक्टीरिया को भगा देगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं करने देगा। इसीलिए एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो बहुत सारे सेल्स को रिक्रूट करता है ताकि वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और इसलिए वहाँ पर स्वेलिंग होगा, यानी कि वहाँ पर फूल जाएगा, पेन होगा और नॉर्मली फीवर भी हो सकता है हम लोगों को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो ज़्यादा तेज़ बन जाता है, और जैसे कि एचआईवी कॉज करने वाला जो हमारा वायरस है वो क्या करेगा, वो चला जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम को ही ख़राब कर देगा। ठीक है, और उसका फंक्शन को ही ख़राब कर देगा। इसलिए हम लोग देखेंगे कि एचआईवी एड्स में बहुत सारा इफेक्ट होगा जिसमें हमारा बॉडी जो है वो फाइट ही नहीं कर पाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खराब होते जाएगा। ठीक है, और इसलिए जब एड्स होता है लोगों को काफ़ी टाइम तक होता है, तो एक नॉर्मल सा गट इन्फेक्शन भी बहुत सारा लॉस कर सकता है, ब्लड लॉस कर सकता है और वो डायरिया बना सकता है। तो इसलिए एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एड्स से बहुत लोगों की मौत भी होती है। उसके बाद एक नॉर्मल सा बात समझो कि अगर कोई भी आर्मी है, ठीक है, ये और ये हमारा किला है, ये हम है, ये आर्मी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। मान लो अगर 3 आया तो 3 तो हम सलट देंगे, अगर 3 लाख आ गया तब तो मुश्किल हो जाएगा।
तो इसलिए अगर माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में घुस गया है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर देगा बहुत ज़्यादा वाला, और अगर कम घुसा है तो हमें प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इम्यून सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इम्यून सिस्टम में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ऑर्गेन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक कैसे हम लोग जा सकते हैं। हम लोगों ने कहाँ कहाँ गया, पहले हम लोग समझे कि डिजीज़ क्या क्या होता है, हेल्दी आदमी क्या होता है, डिजीज़ क्या होता है, हेल्दी और डिजीज़ में क्या अंतर है, इन्फेक्शियस डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़। फिर हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या उसका प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ याद किया। तो पहला ट्रीटमेंट का तरीका क्या हो सकता है कि डिजीज़ जब हुआ तो उसको रिड्यूस करो उसका इफेक्ट को, ताकि हम लोग डिजीज़ को कम कर सकें। ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि जो डिजीज़ कॉज कर रहा है उसी को ख़त्म कर दो। मान लो कि आप आए टीबी का प्रॉब्लम लेकर के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि देखो उसका जो सिम्टम है उसको कम करें। ठीक है, अब सिम्टम्स नॉर्मली होता क्यों है, ताकि इन्फ्लेमेशन, वो आपका इम्यून सिस्टम उससे फाइट करना चाह रहा है जिससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ठीक है, जिससे स्वेलिंग हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको फीवर हुआ तो आप क्या करोगे, मेडिसिन लोगे ताकि आपको फीवर का जो पेन है वो कम हो, लूज मोशन कम हो जाए, या फिर आप बेड रेस्ट लोगे ताकि आप अपना एनर्जी को कंजर्व करके अपना इम्यून सिस्टम से उससे लड़ाई कर सको। ठीक है, लेकिन ये बहुत दिन तक तो नहीं चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मान लो आप कर लिए वो सब, लेकिन आपको तो आखिरकार में माइक्रोब्स को मारना ही ना पड़ेगा, तब ना आप जीतोगे। उसको अपने दुश्मन सेना को ख़त्म कर दोगे तब ना जीतोगे। तो उसी प्रकार से अब हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना पड़ेगा। अब हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ तो किए ही थे। अब ये सब ग्रुप को जब देखेंगे हम लोग कि किस में कौन आया, क्या आया, बैक्टीरिया आया में कि वायरस आया कि प्रोटोजोआ क्या आया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा भाई साहब नाक से गया है, लीवर में गया है, तो ये टीबी हो सकता है। ठीक है, अब टीबी हुआ तो यानी कि उसको वायरस सॉरी बैक्टीरिया हुआ है, तो बैक्टीरिया का दवाई दो। ठीक है, जब हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का दवाई देंगे, बैक्टीरिया का दवाई देंगे, बैक्टीरिया को मारने का दवाई देंगे इनफैक्ट, और जब मारने का दवाई देंगे तो फिर वो गेम कर देगा वहाँ पर और हम लोग जीत जाएंगे। उसी प्रकार जब वायरस है तो एंटीवायरल दवाई देंगे। ठीक है, HIV हम लोग समझ गए कि अच्छा इसको HIV एड्स हुआ है तो हम लोग एंटीवायरल देंगे, और एंटीवायरल देंगे तो वायरस को मारने का प्रयास करेगा और हम लोग जीत जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट का यही प्रिंसिपल है कि पहले समझो कि उसको कम कैसे करें उसका प्रॉब्लम को, और उसके बाद समझो कि माइक्रोब्स को कैसे हम लोग मार के ख़त्म कर दें। अब हम लोग समझते हैं कि प्रिवेंशन का क्या क्या प्रिंसिपल हो सकता है, यानी बचाव के तरीके। तो हम लोगों ने समझा कि अब मान लो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा, तो उससे कैसे हम लोग बचें। लेकिन बोलता है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों ना हम लोग प्रिवेंशन ही पहले कर लें। ठीक है, कि पहले हम लोग बच ही जाएंगे, हम लोग को पहले नंबर पे हो ही ना वो चीज़, जब होएगा ही ना तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों? क्योंकि मान लो अगर पहला पहला बात, अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, डिजीज़ हो गया, तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। दूसरा नंबर कि अगर मान लो वो इंसान को हो गया डिजीज़ तो उसका बॉडी फंक्शन डैमेज हो सकता है, कभी ठीक ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कैंसर के टाइम पे नॉर्मली जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है वो, उसका तो हमेशा के लिए ऑर्गन ख़राब हो गया ना भाई साहब, है ना। तो इस प्रकार से जिसको एलिफेंटाइटिस हो गया उसका पैर तो हमेशा के लिए ख़राब हो गया ना। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर ये है कि अगर पर्सन, कोई भी इंसान, उसको अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया तो वो एक जगह से दूसरे मतलब बोलते हैं ना कैरियर बन जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह भेज जाएगा, दूसरे जगह से पूरा कम्युनिटी में फैला देगा, जैसे हमारा कोविड-19 था, कोरोना वायरस था। ठीक है, तो इसलिए पहले नंबर पे तो हमको डिजीज़ हो ही ना। अब डिजीज़ नहीं होगा तो आखिर हमको, जब डिजीज़ नहीं होगा तो उसको ख़त्म ही नहीं करना होगा ना। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो उसको हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देंगे। पहला एयरबॉर्न डिजीज़, यानी कि जिसमें हवा से हमको दिक्कत होगा, जैसे कि कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आया तो वो हवा से भी आने लगा, यानी कि बोलता है कि टच से नहीं होगा। ठीक है, इनफैक्ट टच ही था ना कि हवा से भी था, आई थिंक बस टच था, तो ठीक है टच वाला ले लेते हैं। तो टच से नहीं होगा। अब कोई ऐसा भी डिजीज़ है ना जिसमें कि आप अगर उसका फॉर एग्जांपल, हाँ कोरोना वायरस में ही था कि अगर आप वहाँ पे उसका ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो आप छींक रहे हो उसका ड्रॉपलेट्स आपको लग जाएगा तो आपको हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर पे फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी कि 2-2.5 मीटर हम लोग दूर दूर खड़े रहेंगे।
अब अगर 2-2.5 मीटर दूर दूर खड़े रहे तो वो छींकेगा भी तो अगल बगल ही गिरेगा, हम पर तो नहीं गिरने वाला है, ठीक है, मतलब इंसान पर तो नहीं गिरने वाला है। दूसरा नंबर बात कि हमको मास्क पहनना पड़ेगा, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र रखना पड़ेगा हमेशा से, ताकि अगर हम किसी से हाथ भी मिलाएं तो फट से हम सैनिटाइज़ कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एयर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं। दूसरा नंबर वाटर बॉर्न डिजीज़, यानी कि ऐसे क्लोरा हो गया, है ना, क्लोरा कोलेरा हो गया, फिर अपना चिकनगुनिया हो गया, ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज़, ये पानी से होता है। अब पानी से जब होने वाला डिजीज़ है तो इसका मतलब हम लोग ये हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हम लोग पानी जो पिएं वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग आरओ और ये वगैरह लगाते हैं उससे हो। उसके बाद उसमें माइक्रोब्स नहीं हो, यानी कि गंदा पानी नहीं हो। गंदा पानी नहीं होगा तो हमको ऑब्वियसली हमको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, फिर तुमको डिजीज़ ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पानी जो है वो अच्छी तरीके से रखा रहे और उस पर मॉस्क्यूटो आकर के अपना घर ना जमा ले। इससे क्या होगा, इससे हमको चिकनगुनिया का दिक्कत नहीं होगा, कोलेरा का दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो पब्लिक हाइजीन यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हर घर नल है वो सही से आए, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम नहीं हो, वो गंदगी से नहीं आए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आप को प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि अच्छा बताइए, या फिर अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, नहीं सोच रहे हो तो आप सोचो कि हम लोगों को इतना, हम लोग के आसपास में इतना गंदगी है, ठीक है। आप बाज़ार जाओ या फिर कहीं भी जाओ तो नॉर्मली गंदगी आपको मिलता ही मिलता है। बहुत जगह ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंसानों के पास इंसान कोई ना कोई इफेक्टेड होगा, है ना, इन्फेक्टेड होगा, वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है, बट फिर भी हमको इतना ज़्यादा डिजीज़ क्यों नहीं होता है। मेनली इसका ये बात है कि आपके जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम है, और इम्यून सिस्टम के कारण जो माइक्रोब्स आपके बॉडी में घुसता है उसको वो मार के ख़त्म कर देता है, ठीक है, और वो जीत जाता है। इसलिए आपका इम्यून सिस्टम हमेशा काम कर रहा है, और जब आपका इम्यून सिस्टम हमेशा काम कर रहा है तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा डिजीज़ नहीं होता है। कुछ कुछ डिजीज़ में होता है ऐसा जो बहुत भयानक आ गया, जैसे बोलते हैं ना, आप समझो ऐसा कि एक आर्मी है, ठीक है, और ये आप हो। अब ये हमेशा आप पर लड़ाई करते रहता है, बट आप इसको मारते रहते हो, ठीक है, लेकिन अगर ये 100 बार करेगा तो एक बार तो ऐसा होगा ना कि ये आप में घुस के आपको भी प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। तो वही सेम सिचुएशन है कि अगर ये इतना बार आ रहा है तो एक दो बार तो आपको दिक्कत कर ही सकता है ना। तो इसी प्रकार से माइक्रोब्स और इंसान का रिलेशन है। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो। आज का डेट में स्मॉल पॉक्स बहुत कम हो गया, ठीक है, लेकिन एक समय था, इनफैक्ट मेरे दादाजी के लोग के टाइम का ही, ज़्यादा दूर नहीं, जब स्मॉल पॉक्स होता था, और 150 साल पहले चले जाओ तो बहुत जगह स्मॉल पॉक्स होता था। अब स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने एक वैक्सीन खोज लिया। जब वैक्सीन उन्होंने खोजा तो हर व्यक्ति को वो वैक्सीन मिलने लगा। जब हर व्यक्ति को वो वैक्सीन मिलने लगा तो स्मॉल पॉक्स किसी को हुआ ही नहीं। अगर स्मॉल पॉक्स किसी को हुआ ही नहीं तो वो इन्फेक्ट ही नहीं किया किसी और को। जैसे मान लो अगर सोर्स में ही जो इंसान को स्मॉल पॉक्स मेनली होगा ही नहीं, वो इंसान दूसरे को इन्फेक्ट क्या करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन काम किया। आज जैसे हमारा कोविड-19 पकड़ लो ना, कोरोना वायरस के टाइम पे क्या हुआ, हर व्यक्ति को कोरोना वायरस, लेकिन अब कोरोना वायरस खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको वैक्सीन दिया, ठीक है। जब सबको वैक्सीन दिया तो या तो कोरोना वायरस को वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, वो वैक्सीन, या फिर वो इंसान जिसके पास कोरोना वायरस था वो मर गया, ठीक है, टहल लिए। अब जब एक बार सबको हो गया तो सब में इम्यून सिस्टम आ गया, सब कोई समझ गया, ओ भाई साहब कोरोना वायरस ऐसे होता है, रुको बताते हैं, अब आने दो। तो अब हमारे बॉडी में जब कोरोना वायरस आता है तो वो इम्यून करके उसको गेम कर देता है उसके साथ में, ठीक है, उसको वो ख़त्म कर देता है। और कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो तो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा, क्योंकि उससे क्या हुआ, लोगों को कोरोना वायरस हुआ ही नहीं। जब वो हुआ ही नहीं तो वो इन्फेक्ट किसको करेगा, ठीक है। अब ये जो सीन था कि हम लोगों के इम्यून सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम आ गया कि वो बहुत ही और सख्ती से उस माइक्रोब्स को मार के हटा दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया इन्फेक्शन को। तो इसको हम लोग बोलते थे, ये बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन पर, ठीक है। और इसके लिए आपको थैंक यू करना पड़ेगा एडवर्ड जेनर साहब को, ठीक है। तो ये था कुछ इस चैप्टर का ये था हमारा कुछ कुछ सार समरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी लंबा था
बट इन आई डू होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछो, सोचो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि आखिर क्या सच बोल रहा है ये जो चैप्टर है, क्या ये सच बोल रहा है, क्या इसमें कुछ खामी है, क्या इसके बारे में हम कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप करो। चलो मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, ठीक है। डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कम इन कॉन्टेक्ट विद 6%, यानी कि सारे डिजीज़ जो हैं वो उन्हीं लोगों के पास आता है जो किसी एक सिक पर्सन से आता है, यानी कि जो बीमार आदमी के साथ मिलता जुलता है, या फिर किसी और तरीके से भी डिजीज़ लोगों को आ सकता है। और दूसरा नंबर आप ये बताओ, कम से कम 5 डिजीज़ ऐसे बताओ जो कि नॉन स्प्रेडिंग है, यानी कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं जाता है। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप उसका कमेंट में आंसर दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।